आंचल बेटा, काहे को इतनी देर कर रही हो? जानती हो ना, शादी में अभी दिन ही कितने बचे हैं। जरा जल्दी जल्दी काम निपटाओ। अरे पीछे बहुत काम पड़े हैं। अच्छा बताओ, और क्या क्या तुम्हारी तरह से बाकी है? मम्मी, बस बस हो गया। ये लीजिए मेरी तरफ से लिस्ट। पर एक कार्ड आप मुझे दे दीजिए, अपने खास दोस्त को भेजना है। यह कहकर आंचल ने एक कार्ड लिया, अपना बैग उठाया, अपनी गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल की ओर चल दी। आंचल कार चला रही थी। उसकी आंखों में अपने पापा का बीमार चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, कातर आंखें घूम रही थी, जो शायद उससे क्षमा याचना कर रही थी। उसके पापा कुछ समय पहले ही उस हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे जहां वह काम कर रही थी। उन्हें पक्षाघात हुआ था। उसके मम्मी पापा जब वह 15 साल की थी, एक दूसरे से अलग हो गए थे। पापा तो मम्मी से अलग हो गए, लेकिन उसका हृदय पापा की याद में तड़पता रहा था। मम्मी के अथक प्रयास व कड़ी मेहनत ने उसके पैरों तले ठोस जमीन दी। वह डॉक्टर बन गई। मम्मी के सामने पापा का नाम लेना भी मुश्किल था, और वह इसको गलत भी नहीं समझती थी। आखिर जिस सहचर पर मम्मी को अथाह विश्वास था, जिसकी उंगली पकड़े वह जीवन डगर पर निश्चिंत हो आगे बढ़ रही थी, वही एक दिन चुपचाप अपनी उंगली छुड़ाकर चल देगा, यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी। जीवन साथी के धोखे के बाद तो मम्मी की दुनिया में उनकी स्कूल की छोटी सी नौकरी और आंचल के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं थी। आंचल गाड़ी खड़ी कर अपने केबिन में पहुंची तो बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। उसकी सहयोगी डॉक्टर केबिन में बैठी हुई थी। हेलो डॉक्टर राखी, कैसी हैं आप? फाइन डॉक्टर, आज आपको देर हो गई। मरीजों की भीड़ लगी है। हाँ, शादी की तैयारी के चलते आजकल थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद आंचल कुछ घंटों के लिए तो अपने आप को भूल ही गई। 1 बजे तक मरीज निपटे। उसने एक कप चाय मंगवाई। धीरे धीरे चाय पीते हुए वह अतीत के दलदल में धंसने लगी। पापा के यूँ चले जाने से वह इतनी आहत हुई थी कि उसने मन ही मन विवाह ना करने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि वह डॉक्टर है और मानव सेवा व मम्मी की देखभाल में अपनी जीवन गुजार देगी। डॉक्टर उदय ने कितने ही तरीकों से उसके सामने प्रणय निवेदन किया, पर उसने हर बार ठुकरा दिया। जब मम्मी को पता चला तो उन्होंने उसे विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वह किसी भी तरह से तैयार नहीं हुई। मम्मी के जीवन के भयावह अनुभव से उसके अंदर वैवाहिक जीवन के प्रति भारी कड़वाहट भर गई थी, जिसे वह किसी तरह भी अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही थी। थक हार कर मम्मी भी चुप हो गई। लगभग 6 महीने पहले वह हॉस्पिटल का राउंड लगा रही थी कि उसे एक बेड पर जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। क्रिस्काय शरीर, खिचड़ी दाढ़ी, दर्द से कुमलाया चेहरा। वह पहचानने की कोशिश करने लगी। दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि यह तो उसके पापा का चेहरा है। क्या वह इस हाल में यहाँ हो सकते हैं? उसके दिमाग में जैसे भूचाल सा मच गया। उसने नर्स की ओर देखकर पूछा, सिस्टर, इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर, बाई तरफ लकवा पड़ा है, अब तो कुछ ठीक हो गए हैं। क्या नाम है इस मरीज का? कहते हुए वह खुद सामने लटके चार्ट को देखने लगी। विनीत पुरोहित। चार्ट पर लिखा यह नाम जहर बुझे तीर की तरह उसके दिल के आर पार हो गया। संज्ञा सुनने से वह अपने मरीजों को देखकर वापस चली आई थी। उसका हृदय अपने पापा की ऐसी हालत देखकर करुणा से छटपटा गया था, क्योंकि वह उसके मरीज नहीं थे, पर वह उनके केस में दिलचस्पी लेने लगी। वह जब भी डॉक्टर से उनके बारे में बात करती तो इस बात का ध्यान रखती कि डॉक्टर को यह ना लगे कि वह इस मरीज में इतनी रुचि क्यों ले रही है। उसने अपने पापा को भी यह आभास नहीं होने दिया कि वह उनको पहचान गई है। उसके पापा लगभग 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहे। कई बार सोचा कि मम्मी को उनके बारे में बताएं, पर कहने की हिम्मत ना जुटा सकी। उसको यह देखकर आश्चर्य होता कि पापा के 1-2 दोस्त ही उनसे मिलने आते थे। एक दिन वह हॉस्पिटल पहुंची तो उनका बिस्तर खाली था। यह मरीज कहाँ गया सिस्टर? उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है डॉक्टर, अब उनका इलाज घर से ही होगा। डॉक्टर, आपके नाम मिस्टर विनीत एक पत्र दे गए हैं, क्या वह आपके जानने वाले थे? सिस्टर ने डॉक्टर आंचल को एक पत्र थमा दिया। पत्र पकड़ते ही उसकी टांगें थरथर आ गई। अपने को संभाल कर वह अपने केबिन में आकर कुर्सी में धंस गई। कांपते हाथों से उसने पत्र खुला। लिखा था, प्रिय आंचल,
तुमने मुझे पहचाना हो या ना हो, पर मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही पहचान गया था कि तुम मेरी बेटी आंचल हो। तुम्हें अपनी बेटी कहने का हक तो मैं बहुत पीछे छोड़ गया, लेकिन तुम्हारा पिता तो मैं ही हूँ, और यह मेरे लिए फ़क्र की बात है। बहुत बदनसीब हूँ मैं, जो तुम जैसी बेटी को अपना नहीं कह सकता। जिसके कारण तुम दोनों को छोड़कर आया था, वह तो मुझको छोड़कर कभी की चली गई थी। भला अपनों का दिल दुखाकर किसी को सुख मिल सकता है कभी? यह भूल गया था मैं। तुम दोनों को अकेला छोड़ाया था। आज खुद भी अकेलेपन की सज़ा भुगत रहा हूँ। तुम दोनों माँ बेटी का अपराधी हूँ मैं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आगे के शब्द उसकी आंसू भरी आंखों में धुंधला गए। उसने आंखें बंद कर पीछे सिर टिका दिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मम्मी का इतने सालों का अकेलापन, उनकी छटपटाहट, अपने युवा हो रहे मन का बिना पापा के अजीब सा अकेलापन, भय, सब कुछ मानस पटल पर उभर आया था। जिंदगी के वे सब लम्हे याद आ गए जब पापा की कमी शिद्दत से खलती थी। बिना पुरुष के साथ के मम्मी को कई बार कमज़ोर पड़ते भी देखा था। पापा के इतने बड़े अपराध के बाद भी उसका मन उन्हें प्यार करता था, लेकिन उन्हें माफ़ करने या ना करने का अधिकार सिर्फ मम्मी को ही था। मम्मी यदि उन्हें माफ़ कर दे तो उसके लिए उन्हें फिर से अपनाना मुश्किल नहीं था। पापा के माफ़ीनामे को पढ़ने के बाद विवाह के प्रति जो नफ़रत की सीला उसके दिल पर पड़ी थी, वह धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उसने डॉक्टर उदय को अपने आसपास आने की ढील दे दी और अंत में उनका प्रणय निवेदन उसने स्वीकार कर लिया था। मम्मी उसकी विवाह की स्वीकृति या खुशी से बौरासी गई। माँ की बेरौनक जिंदगी में उसकी खुशियाँ व सफलता ही तो रंग भर सकते थे, बाकी था ही क्या। पर पापा के बारे में जानकर उसे मम्मी की ज़िंदगी फिर भी अच्छी लग रही थी कि उनकी ज़िंदगी में उससे जुड़ी खुशियाँ तो थी। पापा की ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं था सिवा भीषण अकेलापन, अपने परिवार को छोड़ देने का दर्द और साथ में उनकी इस बीमारी के। लेकिन कैसे बताए मम्मी को? वह कई दिन तक इसी कसमकस में रही थी। मम्मी उत्साहित हो उसकी शादी की तैयारियों में लग गई थी। वह दिन भर हॉस्पिटल से थक कर चूर होकर घर आती और बेसुध सी बिस्तर पर पड़ जाती। मम्मी की वह जरा भी मदद नहीं कर पा रही थी। एक दिन रात को उसकी नींद खुली, प्यास महसूस हुई तो पानी पीने के लिए उठ गई। बगल में नज़र पड़ी तो बिस्तर खाली था। मम्मी शायद बाथरूम गई होंगी, सोचकर वह पानी पीकर लेट गई। थोड़ी देर तक जब मम्मी वापस नहीं आई तो उसने बाथरूम में झांका। वहाँ कोई नहीं था। वह बाहर आई। बालकनी में मम्मी कुर्सी पर बैठी चुपचाप अंधेरे को घूर रही थी। मम्मी, आप यहाँ बैठी हैं, नींद नहीं आ रही है क्या? वह भी कुर्सी खींचकर उनकी बगल में बैठ गई। शादी की तैयारियों के कारण आप बहुत थक गई हैं, अपना ख्याल रखिए, कहकर उसने मम्मी की तरफ देखा। धुंधलाती चांदनी में उनकी आंखों का गीलापन उसने लक्ष्य कर लिया। क्या हुआ मम्मी, आप रो रही थी? उसने स्नेह से पूछा। मैं विदा होने वाली हूँ इसलिए। उनका मूड ठीक करने के लिए उसने हल्का सा परिहास किया। लेकिन मेरे विदा होने की नौबत नहीं आएगी। या तो उदय विदा होकर यहाँ आएगा, फिर आप मेरे साथ चलेंगी। मम्मी की आंखों की नमी बूंद बनकर गालों पर लुढ़क गई। वह कोमलता से उनके आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी क्या बात है? खुशी के आंसू हैं पगली। मम्मी हल्का सा मुस्कुराई। हर लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है, तू भी जाएगी। मैं तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरी शोभा तो अपने ही घर में रहने में है बेटा। यह तेरा मायका है। जब जब तू अपने मायके आएगी तो तेरे आने के लिए भी तो एक घर होना चाहिए। मेरे लिए तो यह खुशी की बात है कि तू इसी शहर में रहेगी और आती जाती रहेगी। कहते कहते मम्मी चुप हो गई। वह साफ महसूस कर रही थी कि मम्मी अंधेरे में घूरते हुए अपने आंसू पीने का असफल प्रयास कर रही हैं। मम्मी, वह धीरे से उनकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाती हुई बोली, पापा की याद आ रही है ना? कहकर उसने मम्मी की प्रतिक्रिया देखने के लिए उनके चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ा दी। पापा का नाम सुनकर हमेशा की तरह मम्मी इस बार भड़की नहीं, ना ही कोई जवाब दिया, बस चुपचाप अपने आंसू पोंछती रहीं। है ना मम्मी? उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। मम्मी ने अपनी प्रश्नवाचक नज़रें उसके चेहरे पर गड़ा दी।
यदि आज पापा लौट आए और अपने किए की माफ़ी मांगे तो क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगी? नाजुक समय था, कोमल मूड था, सो बिना भड़के बेटी का गाल थपक कर बोली, तो क्यों बेकार की बात सोचती है आंचल? वह हमारे ही होते तो जाते ही क्यों, और आना ही होता तो अभी तक क्यों नहीं आए? इतने सालों बाद तू उस इंसान को क्यों याद कर रही है? बेटी, तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। उदय अच्छा लड़का है, तू बहुत खुश रहेगी। मैं ही नहीं मम्मी, हम दोनों ही तो उनको याद कर रहे हैं। सुनकर मम्मी की आंखें एक बार फिर बरस गई, फिर आंसू पोंछकर बोली, सोच रही थी आंचल कि ऐसा कौन सा क्षण रहा होगा, मेरी तरफ से ऐसी कौन सी कमी रह गई होगी जब विनीत का पैर फिसला और उस क्षण का खामियाजा हमको ताउम्र भुगतना पड़ा। वरना तेरे पापा के वह मेरे रिश्ते कड़वाहट भरे कभी नहीं रहे। हम अपने वैवाहिक जीवन से खुश थे। वह औरत अगर उनके जीवन में नहीं आई होती तो तेरे पापा भटके नहीं होते। आज हमारी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती और मेरी ज़िंदगी की शाम इतनी अकेली नहीं होती। कैसे कटेगी आगे की ज़िंदगी? ज़िंदगी की शाम में जीवन साथी की कमी सबसे अधिक खलती है आंचल। याद रखना, तुम और उदय एक दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदार रहना और इतने करीब रहना कि बीच में कोई तीसरा अपनी जगह नहीं बना पाए। क्या सोच रही हैं डॉक्टर आंचल? ड्यूटी का समय ख़त्म हो गया है, घर नहीं जाना है क्या? डॉक्टर राखी का स्वर सुनकर आंचल वर्तमान में लौट आई। आंखें खोली तो देखा कि उसकी सहयोगी डॉक्टर राखी उसे आश्चर्य से देख रही थी। क्या बात है डॉक्टर आंचल, आप रो रही थी? नहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। वह अपनी गीली आंखें पोंछती हुई बोली। उसने अपना बैग खोलकर अंदर रखा, कार्ड दोबारा दिखा, उस पर्ची को भी देखा जिस पर उसने पापा का पता लिखा था और जिसे उसने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से हासिल किया था। बैग कंधे पर डालकर वह बाहर निकल गई। विनीत पुरोहित का पता ढूंढते ढूंढते जब आंचलों के घर पहुंची तो शाम गहरा रही थी। धड़कते हृदय से उसने घंटी बजा दी। अंदर की आवाज़ पास आती हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। विनीत पुरोहित उसे आश्चर्य व खुशी से भौचक हो निहार रहे थे। तुम डॉक्टर आंचल हो ना? हाँ पापा, वह कठिनाई से बोल पाई। बरसों बाद पापा बोलने के लिए उसे काफ़ी प्रयास करना पड़ा। आओ, अंदर आओ बेटी। विनीत पुरोहित की खुशी का वेग उनके हाव भाव से संभल नहीं पा रहा था। शायद वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। हृदय में उठते तूफान को थामते हुए हाथ का कार्ड पकड़ाते हुए बोली, यह मेरी शादी का कार्ड है, आप ज़रूर आइएगा। तुम्हारी शादी हो रही है? वह खुशी से बोले। फिर कार्ड पकड़ते हुए धीरे से बोले, तुम्हारी मम्मी जानती है सब कुछ? हाँ, वह झूठ बोल गई। आप ज़रूर आइएगा, कहकर वह बिना एक क्षण भी रुके वापस मुड़ गई। विनीत पुरोहित अंदर आ गए। थके हुए से वह कुर्सी में धंस गए। आंचल एक आशा की किरण उनके दिल में जगाकर गुम हो गई थी। वह ही जानते हैं कि अपने परिवार से बिछड़कर वह कितना तड़पे हैं। अपनी बड़ी होती बेटी को देखने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश नहीं की, कितना कोसा उन्होंने खुद को। जब वह रेशमा के चंगुल में फंस गए थे, कैसा जाल फेंका रेशमा ने उन्हें फंसाने के लिए। उनकी पत्नी एक शांत नदी की तरह थी और रेशमा थी बरसाती उफनता नाला जो अपने सारे कागारों को तोड़कर उनकी तरफ बढ़ता रहा और वह स्वयं भी उसमें बह गए। उस समय तो बस रेशमा को पाना ही जैसे उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया था। क्यों इतना आकर्षित हो गए थे वह उस समय रेशमा की तरफ। रेशमा की तड़क भड़क, अपने में समा लेने वाले सौंदर्य के पीछे वह उसकी चरित्रहीनता व बददिमागी को नहीं देख पाए। रेशमा के सामने उन्हें अपनी शांत सौम्य पत्नी बासी व श्रेहीन लगी थी। लगा उसके साथ जीने में कोई मजा ही नहीं है। एक रस दिनचर्या, तन मन का एक रस साथ। तब नहीं समझा अपनी सीमाओं में रहने वाली नदी की तरह ही उनकी पत्नी ने भी उनके जीवन को व उनके परिवार को सीमाओं में बांधा हुआ है। रेशमा का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया। शुरू में तो वह रेशमा के सौंदर्य के सागर में डूब गए, लेकिन रेशमा के रूप का तिलिस्म अधिक रह नहीं पाया। धीरे धीरे प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत रेशमा का असली चेहरा उनके सामने खुलने लगा। अपनी जिस तनख्वाह में पत्नी व बेटी के साथ वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी तनख्वाह में रेशमा के साथ गृहस्थी की गाड़ी खींचना मुश्किल ही नहीं दुभर हो रहा था।
उसके सैर सपाटे, बनाव श्रृंगार व साड़ियों के खर्चे से वह परेशान हो गए थे। बात इतनी ही होती तो भी ठीक थी। रेशमा परले दर्जे की झगड़ालू व बददिमाग थी। उनको हर पल रेशमा की तुलना में सीमा याद आती। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगी। वह कब, कहाँ और क्यों जा रही है, यह पूछना भी उनके बस की बात नहीं रह गई थी। पति की तरह वह उस पर कोई भी अधिकार नहीं दिखा पा रहे थे। वे दोनों लगभग 5 साल तक एक साथ रहे। इन 5 सालों में वह इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि रेशमा के जीवन में फिर कोई आ गया है। वह उसको रोकना चाह कर भी रोक नहीं पाए, या फिर शायद उन्होंने रोकना ही नहीं चाहा। तब पहली बार नकारे जाने का दर्द उनकी समझ में आया था। सामाजिक मान मर्यादा के लिए इतने सालों तक वह किसी तरह रेशमा से बंधे रहे थे, लेकिन जब रेशमा ने उन्हें खुद ही छोड़ दिया तो उन्होंने भी रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। रेशमा ने उन्हें तलाक दे दिया। पिछले 5 साल तक उन्होंने कितनी बार कोशिश की कि सीमा के पास वापस लौटने की। वह सीमा के बारे में सब कुछ पता करते रहे थे। सीमा के जीवन में आते जाते उतार चढ़ाव से वह अनजान नहीं थे। कई बार दिल करता कि भाग कर जाए सीमा के आंसू पोंछने। उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। जब वह मेडिकल से निकली थी तब उन्हें हार्दिक खुशी हुई थी। गर्व हो आया था बेटी पर। रेशमा ने तो कभी माँ बनना चाहा ही नहीं था। बेटी जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आ गई तब ना जाने कितनी बार उस हॉस्पिटल के गेट पर खड़े रहे थे पागलों की तरह, बेटी की एक झलक पाने के लिए। लेकिन कारों और लोगों की भीड़ में वह कभी आंचल को देख नहीं पाए। तभी उनके जीवन में यह दुखद मोड़ आया। ऑफिस में ही उन्हें पक्षाघात का अटैक पड़ा। उनके ऑफिस के दोस्त जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे तब वह बहुत मुश्किल से उन्हें उस हॉस्पिटल का नाम समझा पाए जहां उनकी बेटी काम करती थी, इस उम्मीद में कि शायद उनकी अपनी बेटी से अंतिम समय में मुलाकात हो जाए। और ऐसा हुआ भी, पर आंचल ने उन्हें पहचाना नहीं या फिर पहचानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह तो आंचल को चिट्ठी लिखकर भी भूल गए थे। लेकिन आज आंचल को अपने सामने देखकर उनका अपने परिवार के पास लौटने का सपना अंगड़ाई लेने लगा था। उनकी सुप्त भावनाएं फिर जोर पकड़ने लगी। लेकिन पता नहीं सीमा उन्हें माफ़ कर पाएगी या नहीं। तभी बाहर सड़क पर किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज़ सुनकर वह अपने अतीत से बाहर निकल आए। न जाने वह कब से ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कार्ड उठाकर उसे उल्टा पलटा और मन में निश्चय किया कि बेटी की शादी में अवश्य जाएंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। सीमा उनका अपमान भी कर देगी तब भी वह उस दुख से कम ही होगा जो उन्होंने उसे दिया है और जो उन्हें अपने परिवार से अलग रहकर मिल रहा है। सोचकर उनका हृदय शांत हो गया। उधर घर आकर आंचल अपने हृदय को शांत नहीं कर पा रही थी। पता नहीं उसने अच्छा किया या बुरा। मम्मी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मम्मी से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, यह सोचकर उसने अपने दिलो दिमाग को शांत कर लिया। आखिर विवाह का दिन आ पहुंचा। दुल्हन बनी आंचल खुद को शीशे में निहार रही थी। मम्मी पसीने से लस्त पस्त इधर उधर सब संभालने में लगी हुई थी। बारात आने वाली थी। उसके डॉक्टर मित्र मम्मी की थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। तभी बैंडबाजी की आवाज़ आने लगी। बारात आ गई, बारात आ गई कहते सब बाहर भाग गए। वह कमरे में अकेली खड़ी रह गई। पापा अभी तक नहीं आए, पता नहीं आएंगे भी या नहीं। काश उसकी कोशिश कामयाब हो जाती। तभी मम्मी उसको लेने कमरे में आ पहुंची। चल आंचल चल, जयमाला के लिए चल। तो वह मम्मी के साथ मंच की तरफ चल दी। जयमाला हुई, खाना खत्म हुआ, फेरे शुरू हुए, ख़त्म भी हो गए। उसकी निगाहें गेट की तरफ ही लगी रही। उसको ऐसा खोया देखकर मम्मी ने 1-2 बार टोका भी, पर उसके दिमाग में क्या ऊहा-पोह चल रही है उन्हें क्या पता था। फेरे के बाद उसके डॉक्टर मित्र, रिश्तेदार सब अपने अपने घर चले गए। सुबह विदाई के वक्त तो कुछ बहुत नज़दीकी रिश्तेदार ही रह गए। उसकी विदाई की तैयारियां हो रही थी और उसका हृदय उदास था। पापा ने यह अवसर खो दिया। इस खुशी के मौके व अकेलेपन के मोड़ पर मम्मी पापा को माफ़ कर दी थी। तभी डॉक्टर राखी अंदर आकर बोली, आंचल तुम्हें कोई पूछ रहा है। मुझे? हाँ, कोई विनीत पुरोहित है। विनीत पुरोहित? वह खुशी के अतिरेक में डॉक्टर राखी का हाथ पकड़कर बोली, मेरा एक काम कर दो डॉक्टर, उन्हें यहाँ ले आओ, मेरे कमरे में। यहाँ? डॉक्टर राखी आश्चर्य से बोली, कौन है वह? अरे सवाल मत करो, बस उन्हें यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राखी विनीत पुरोहित को लेकर कमरे में आ गई।
आप कल शादी में क्यों नहीं आए पापा? वह उल्हाने भरे स्वर में बोली। उसके स्वर के अधिकार से बरसों की दूरी पल भर में छिटक गई। विनीत पुरोहित ठगे से खड़े रह गए। मन किया बेटी को गले लगा ले, पर अपने किए अपराध ने पैरों में बेड़ियां डाल दी। बाप का अधिकार उनके वजूद से छिटक कर अलग खड़ा हो गया। बेटी, मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी की ना जाने क्या प्रतिक्रिया हो। तुम्हारी शादी है, उनका मूड मुझे देखकर खराब ना हो जाए। मैं जश्न में विघ्न नहीं डालना चाहता था। मम्मी कहाँ है डॉक्टर राखी? वह आश्चर्यचकित होकर खड़ी डॉक्टर राखी से बोली। शायद अंदर वाले कमरे में विदाई की तैयारी कर रही हैं। चलिए पापा। वह विनीत पुरोहित का हाथ पकड़कर अंदर जाकर मम्मी के सामने खड़ी हो गई। अचानक इतने वर्षों बाद अपने सामने विनीत पुरोहित को यूं लाठी के सहारे खड़ा देखकर सीमा संज्ञा शून्य सी देखती रह गई। तुम? मम्मी, पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना पापा, जो कुछ आपने पत्र में लिखा है। मुझे माफ़ कर दो सीमा। जिसके लिए तुम्हें इतने दुख दिए वह तो वर्षों पहले मुझे छोड़कर चली गई। मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसी कारण मैंने इतने सालों तक वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने कोशिश तो बहुत की, मैं ही जानता हूँ कितना तड़पा हूँ तुम दोनों के लिए। आंचल की एक झलक पाने के लिए हॉस्पिटल के गेट पर पागलों की तरह खड़ा रहता था। तुम्हें देखने के लिए स्कूल के चक्कर काटता रहता था। कभी तुम दिख भी जाती तो अपने आप में मगन। फिर सोचता कितने दुख दिए हैं तुम्हें, बहुत मुश्किल से संभली हो। कहीं मेरे कारण तुम्हारी मुश्किल से संभली ज़िंदगी फिर से बिखर ना जाए। यही सब सोचकर मेरी कोशिश कमज़ोर पड़ जाती। अपनी बीमारी में भी उसी हॉस्पिटल में इसीलिए भर्ती हुआ कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बेटी को जी भर कर देख लूँगा। मुझे माफ़ कर दो सीमा। आज भी अगर आंचल जोड़ नहीं देती तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लाठी को बगल के सहारे टिकाकर विनीत पुरोहित ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सीमा का मन किया कि वह फूट फूट कर रो पड़े। बेटी की विदाई, विनीत का यूं माफ़ी मांगना, इतने वर्षों का संघर्ष, उनकी रुलाई गले में आकर मचलने लगी। आंखें बरसने से पहले उन्होंने बाप बेटी की तरफ अपनी पीठ फेर दी। लेकिन हिलती पीठ से आंचल समझ गई कि मम्मी रो रही हैं। मम्मी के दोनों कंधों को पकड़कर आंचल बोली, पापा को माफ़ कर दीजिए। गलती उनसे हुई है, पर उसकी सज़ा भी उनको मिल चुकी है। अकेलापन उन्होंने भी झेला है, भले ही अपनी गलती से। प्लीज़ मम्मी, मेरी खातिर। उसने मम्मी का चेहरा धीरे से अपनी तरफ किया। बहुत बड़ी हो गई है तू यह सब करने के लिए, मम्मी रूंधी आवाज़ में बोली, पर उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि हार कर जीत जाने का एहसास था। मम्मी, मैं इस घर को, अपने परिवार को पूर्ण देखना चाहती हूँ। कहते हुए आंचल ने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें पास खींच लिया। सीमा ने भरी नज़रों से विनीत की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, तुम मेरी जगह होती तो क्या माफ़ कर देते जो मैं करूं? लेकिन विनीत पुरोहित ने हिम्मत करके सीमा के कंधों के चारों तरफ अपनी बाहें फैला दी। रोती हुई वह पति विनीत के कंधे से लग गई। दोनों को अपनी बाहों के घेरे से बांधकर आंचल भी रो रही थी। विदाई की बेला पर कार में बैठते हुए आंचल आंसू भरी नज़रों से गेट पर एक साथ खड़े मम्मी पापा की छवि को जैसे अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।